Vacancy. Hi. Good morning. Right. Thank you, sir. आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो। Thank you, sir. प्रिय जी, आज का न्यूज पेपर पढ़ा है आपने? जी अभी तक तो आज का नहीं पढ़ा, कल का पढ़ा था। जी कल के न्यूज पेपर की दो इम्पोर्टेंट न्यूज बताइए। सबसे जरूरी ट्रंप ने गाजा इजराइल को मना लिया है ताकि वो कतर के साथ समझौता कर सके, या जो उन्होंने अनावश्यक रूप से वहां पे हमला किया था उसके लिए क्षमा प्रार्थी के लिए। और दूसरा, भारत ने एशिया कप जीत के भारत की अधिकांश खिलाड़ी भारत आए, तो ये दोनों। अभी क्रिकेट में कौन सा वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है? महिला वर्ल्ड कप। कहाँ पर हो रहा है? जी ये भारत और कुछ मैच श्रीलंका में होंगे जो केवल पाकिस्तान के होंगे। पहला मैच हो चुका है या होने वाला है? जी हो चुका है। किसके बीच हुआ? भारत और श्रीलंका के बीच। कौन जीता? जी भारत। प्रिय जी, आपको इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में कौन पसंद है? सर किसी एक का नाम लेना कठिन है, लेकिन अगर बात करें यथार्थवाद की तो कौटिल्य, शुक्र और जो विष्णु स्मृति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आदर्शवाद की अगर बात होती है तो गांधी जी से बेहतर कोई। अच्छा, मनु स्मृति के बाद विष्णु स्मृति लिखी गई है जी। तो इसमें कौन कौन सी नई बातें इसमें शामिल की गई? विष्णु स्मृति में मूलतः राजा को पहली बार ऐसा हुआ कि राजा को उन्होंने कल्याणकारी राज्य के लिए बात की। उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि ब्रह्मा ने जब राजा को बनाया तब वो प्रजा से छठवां हिस्सा करके रूप में ले सकता है, लेकिन साथ ही साथ ब्रह्मा ने राजा को इस बात के लिए भी बाउंड किया, अगर वो छठवां हिस्सा ले रहा है तो उसे प्रजा का पालन पोषण करना पड़ेगा। उसमें दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने यहाँ तक लिखी है कि अगर किसी प्रजा में कहीं किसी व्यक्ति के यहाँ चोरी होती है तो राजा का ये कर्तव्य होगा कि वो जो भी उसके जान माल की हानि हुई है उसको वो उपलब्ध कराए या फिर अपराधी को पकड़े। अच्छा, किस देश को गणतंत्र की जननी कहा जाता है? जी भारत। क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत में प्राचीन समय में कुछ गणराज्य हुआ करते जैसे वैशाली, लक्ष्मीपुर, तो इनके लगातार एक लोकतांत्रिक संस्था या सामूहिक निर्णय निर्माण की जो परिपाटी वहीं से प्रारंभ। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे, जिनमें कितने राज्यों में गणराज्य था? 16 में से दो जगह गणराज्य था, एक आपका 25 जो वैशाली, दूसरा मल्ल। गांधी जी का सर्वोदय का सिद्धांत क्या था? गांधी जी सर्वोदय के सिद्धांत में मूलतः दो बातें थी। एक, जो गरीब हैं उनका आर्थिक उत्थान और जो संपत्तिशाली उनका आध्यात्मिक उत्थान, इन दोनों को ही मिला के सर्वोदय, सभी का उत्थान होता है। अच्छा, गांधी जी की जो राजनीतिक दर्शन जो है वो कहाँ से प्रभावित होकर के दिखाई देता है? गांधी जी ने रस्किन से सर्वोदय का सिद्धांत लिया। कौन सी बुक है उनकी? अनटू द लास्ट। और थोरो से उन्होंने सर्वोदय का सिद्धांत लिया। और साथ ही साथ गांधी इस्लाम की समानता से प्रभावित थे और गीता के कर्मवाद से प्रभावित थे। बौद्ध और जैन धर्म दोनों की अहिंसा से प्रभावित थे। और रामराज से। वेरी गुड। गांधी जी का स्वराज का सिद्धांत क्या था? गांधी जी के स्वराज में दो चीजें थी, एक राजनीतिक पहलू और दूसरा आंतरिक या व्यक्तिगत पहलू। राजनीतिक पहलू के तहत वो मानते थे कि एक ही देश के लोगों के द्वारा स्वशासन व्यवस्था चलाई जानी चाहिए, लेकिन दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण वो आंतरिक स्वराज की बात करते थे कि व्यक्ति स्वशासित हो। स्वशासित से मतलब सत्य, अहिंसा जैसे नैतिक नियमों से जब व्यक्ति खुद से ही रूल होगा तो उसे किसी विधि, किसी राज्य या किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए, आधुनिक भारतीय राजनीति का जनक किसको कहा जाता है? आधुनिक भारतीय राजनीति सर्च में चाहता हूँ, ऐसे कोई एक नाम तो भी आता है। लोकमान्य तिलक को कहा जाता है।
अच्छा, तिलक और गांधी जी के विचारों में क्या यानी कि अंतर दिखाई देता है आपको? तिलक का स्वराज और गांधी के स्वराज में, चूंकि गांधी के स्वराज में तिलक ही मानते थे कि एक नस्ल, एक धर्म और एक ही बुआ के लोगों का राज हो, ये तिलक का स्वराज है। जबकि गांधी के स्वराज में नस्ल और धर्म की बात नहीं कही है, जबकि वो उनका आध्यात्मिक और राजनीतिक दो अलग तरह से। दूसरा, तिलक उस समय तक जो तिलक का स्वराज था वो राजनीतिक रूप या फिर कहें कि जो आधुनिक आजादी का अर्थ हम पढ़ते हैं वो वहां तक नहीं पहुंचा था। लेकिन गांधी उससे कहीं ज्यादा व्यापक तौर पर व्यक्ति की आजादी की भी बात करने लगे थे, जो कि अंतरात्मा की आजादी की भी बात कर रहे थे। तो तिलक बहुत हद तक यथार्थवादी भी थे और गांधी यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों का समुच्चय था। अच्छा, गांधी और नेहरू जी में काफी समानता है, यहाँ तक ये कह दिया जाता है कि गांधी जी की कॉपी है नेहरू जी। लेकिन किन बातों पर इनके गांधी जी और नेहरू जी के विचारों में हम विरोधाभास देखते हैं? नेहरू जी ग्राम स्वराज के उतने समर्थक नहीं थे जितने गांधी थे। दूसरा, नेहरू जी को बड़े उद्योगों की स्थापना के समर्थक थे, जबकि गांधी छोटे कुटीर उद्योगों की स्थापना की बात करते थे। नेहरू जी का जो विजन था वो पश्चिमी शिक्षा या पश्चिमी जो विचारधारा है उनका भी समर्थन करते थे, जबकि गांधी पश्चिमी शिक्षा का समर्थक नहीं थे। नेहरू जी सोवियन समाज गांधी जी नेहरू जी फेबियन समाजवादी थे, जबकि गांधी जी का स्वयं का अपना आर्थिक विचार था। धर्म के मामले में, धर्म का मामला भी नेहरू जी चूंकि पश्चिमी विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए वो धर्म को केवल व्यक्ति के आंतरिक विषय मानते थे। वो राजनीति में धर्म के योगदान के खिलाफ थे। लेकिन जबकि गांधी जी के लिए धर्म दूसरा था। गांधी जी के लिए सत्ता अहिंसा ही धर्म है। गांधी जी मानते थे कि बिना धर्म के राजनीति पूरी तरह से बेकार। आज तो आप अलग रोल में दिखाई दे रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। मिस्टर बुद्ध प्रिय सम्राट, आपके नाम बिल्कुल अलग, बुद्ध प्रिय सम्राट। तो सम्राट इसमें क्या है? आपके नाम का हिस्सा है या कुछ और है? जी, नाम का हिस्सा। बाद में करें। नाम में कोई उपनाम नहीं है, ये पूरे एक ही है, सब पूरा ये संपूर्ण एक ही नाम। जी। कई खंडों में, 3 खंडों में बटा हुआ है, तो मुझे लगा कि उपनाम हो सकता है। जी, उपनाम में ठीक बात। मैं देख पा रहा हूँ आपका ये जो एकेडमिक रहा है उसमें हाई स्कूल में 79%, फिर इंटर में 65, बीए में 65.4 और वो एमए में 57, तो क्रमशः घटता गया है। सर, जो एमए है मैंने प्राइवेट की थी। जब मैं रेगुलर एमए कर रहा था तो मेरी प्रतिशत 82% थी, और जब मैंने चूंकि प्राइवेट की तो पहले सेमेस्टर में तो मेरी सर 44% बनी। जब मैंने उसके बाद कॉपी निकलवाई, रीटोटलिंग कराया, तो चूंकि प्राइवेट में बहुत जो मार्किंग व्यवस्था है उनको मुझे हर बार लिख के देना पड़ा कि यहाँ पे सीसी नहीं है तो कृपया उपयुक्त नंबर दें, तब जाके वो परसेंट 57 हो पाई। अच्छा, तो ये एक समस्या रही। ठीक, बाकी चीजें आपका ठीक है, तो सब्जेक्ट पर बात कर लेते हैं जी। और सहकारी संघवाद क्या है? सहकारी संघवाद में परस्पर केंद्र और राज्य के बीच सहयोग, समन्वय और विचारों के आदान प्रदान की बात की जाती है, जिसके संदर्भ में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 263 और इसके इतर क्षेत्रीय परिषदों की भी स्थापना बात के समय में करी गई। तो ये भारतीय संविधान में सहकारी संघवाद के अभी फिलहाल जीएसटी काउंसिल भी इसका हिस्सा। अक्सर मैं देख रहा हूँ अभी कि जो हमारे वर्तमान गृह मंत्री हैं वो अक्सर सहकारी संघवाद की बात कर रहे हैं जी, लेकिन कुछ राज्य हैं जो बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारत में केवल सैद्धांतिक रूप से संघवाद तो दिखाई देता है लेकिन व्यवहार में नहीं। कौन कौन से राज्य हैं वो? स्वाभाविक तौर पर विपक्षी राज्य होंगे तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। तो कुछ तो आधार होंगे ऐसा। जब राजमन्नार कमेटी बनी, राजमन्नार कमेटी के बाद आनंदपुर साहिब प्रस्ताव और फिर बाद में जाके सहकारी आयोग तक, इन सब तक एक बात कॉमन थी, जो भी भारतीय संघवाद की समस्याएं थी वे राजनीति थी, ना कि संवैधानिक समस्याएं थी। इवन जो सरकारी आयोग था उन्होंने स्पष्ट कहा कि
आज तक एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की वजह से हो। और जो जस्टिस बैंकर चली है कमेटी थी संविधान समीक्षा आयोग की, उन्होंने तो कहा कि भारत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान है जब बात राज्यों और संघों के बीच संबंध की होती है। तो ये राजनीतिक है, ना कि संवैधानिक या किसी तरह का प्रशासनिक मुद्दा है। अच्छा, अभी आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, जी। ये क्या एक धार्मिक मुद्दा है कि सामाजिक मुद्दा? धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, फिलहाल तो तीनों ही है। जब ये तीन हो गए तो जरा बताएंगे कैसे ये धार्मिक है, कैसे राजनीतिक है, कैसे सामाजिक है? वे धर्म जिनके लिए समान नागरिक संहिता होने ना होने से अलग से संहिताएं हैं, उनके लिए धार्मिक मुद्दा है। हाँ और दूसरा सामाजिक मुद्दा इसलिए है क्योंकि महिलाओं के इसमें हित प्रभावित हो रहे हैं जी। अलग अलग संहिता होने के कारण। और राजनीतिक इसलिए है क्योंकि इसको अभी तमाम राजनीतिक दल इस आधार पर उठाते रहते हैं कि जिससे एक ध्रुवीकरण हो या पोलराइजेशन। तो एक तरह से तीनों का हिस्सा तीनों हो गए। लेकिन संविधान में जब आर्टिकल 44 का प्रावधान किया गया तो वो क्या सोच के? जब आर्टिकल 44 में की जब चर्चा होती है संविधान सभा में, तो ये कहते हैं कि हम अभी राष्ट्र निर्माण के दौर से गुजरेंगे और जिस दिन ये राष्ट्र निर्माण का काम पूरा हो जाएगा उस दिन अनुच्छेद 44 पूरे देश में लागू हो जाएगा। और स्वाभाविक तौर पे बेवर्ग जिनके लिए अलग संहिताएं हैं वो स्वयं इसकी डिमांड करेंगे। तो ये संविधान सभा का विजन तो था। क्या आपको नहीं लगता कि इन संविधान लागू होने के अब लगभग अब तो 75 साल हो गए, तो इसके बाद भी इसको पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए पूरे देश में? अभी ऐसी परिस्थिति नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसी परिस्थिति आ चुकी है। और चूंकि अभी राजनीतिक मुद्दा बन चुका है तो विभिन्न वर्ग इस पर लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं और निश्चित तौर पर एक समान। अच्छा, इसके न होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? समझ सकते हैं, समझ पाता। जैसे आर्टिकल 44 के लागू न होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? सबसे बड़ा तो महिलाओं के अधिकारों पर प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि महिलाओं की संपत्ति में जो तमाम जो धार्मिक संहिताएं हैं उनके तहत उनको अधिकार नहीं है। दूसरा, तलाक के जो अधिकार हैं वो महिलाओं को सभी धर्मों सभी संहिताओं में बराबर नहीं है। और तीसरा एक राष्ट्र निर्माण की भावना में ये कहीं ना कहीं बाधा पहुंचा रहा है। चलिए हम राष्ट्र निर्माण पर भी बात करेंगे, उसके पहले एक मुद्दे पर और बात कर लेंगे कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका को भी तो दिक्कत आ रही है कि ये है मामले एक ही तरह के हैं, विवाह विच्छेद है ना, लेकिन अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रावधान होने पर समस्या एक है और निर्णय देने में दिक्कत। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत तो न्यायपालिका के सामने है। अब वही अगर आर्टिकल 44 लागू कर दिया जाता है तो न्यायपालिका का काम बहुत आसान हो जाएगा, एक तरह के मामले में एक तरह का न्याय। क्या सहमत हैं आप इस बात से? जी, न्यायपालिका ने इसका प्रयास भी किया था। मैं पूरा नाम याद नहीं, कोई बानो था, इसके पहले का नाम याद नहीं आ रहा उनका। तो उनके केस में न्यायपालिका ने उनको गुजारा भत्ता और जो संपत्ति में अधिकार का हक दिया, लेकिन चूंकि राजीव गांधी की सरकार ने उस फैसले को पलट दिया तो न्यायपालिका के लिए तो ये हमेशा से मुद्दा रहा है। न्यायपालिका ने तो कहा कि हमारे लिए हर नागरिक बराबर है, भले ही तमाम जो संहिताएं हैं उनके तहत उनको कुछ अधिकार विभिन्नता है, लेकिन जब बात मौलिक अधिकार की आती है तो समान तो वो सभी के लिए बिना उनके धर्म और क्षेत्र के हिसाब से लागू होता है। गोवा इसका उदाहरण है। गोवा में समान नागरिकता। जी बिल्कुल, गोवा बहुत बड़ा से अभी उत्तराखंड में लागू कर दिया, बाकी राज्य कतार में खड़े हैं कुछ जी। जबकि गोवा में धार्मिक भिन्नता बाकी देश की तुलना में ज्यादा है। वहाँ पे क्रिश्चियनिटी भी बहुत बड़ी मात्रा में। बिल्कुल। अच्छा, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक तरीके से हो रहा है। कभी आज तक तो ऐसा कोई मुद्दा मैंने पढ़ा नहीं जो उसके विरोध के बाद। हाँ, तब कोई विवाद रहा हो इस चीज को आज तक तो। अभी आपने बात की थी राष्ट्र निर्माण की। जी, क्या है ये राष्ट्र निर्माण? राष्ट्र निर्माण मूलतः एक एक भावनात्मक अवधारणा है जहाँ पे पूरे देश के लोग भावनात्मक रूप से एक एकत्व महसूस करते हैं। ये राष्ट्रवाद, जबकि जो आधुनिक राष्ट्रवाद की अवधारणा है वो जो पश्चिमी राष्ट्रवाद की अवधारणा है उससे भारतीय राष्ट्रवाद बहुत अलग है। पश्चिम में केवल एक जाति धर्म या नस्ल के आधार पर राष्ट्रवाद की बात हुई। भारत में सब कुछ समेकित लेके चलने वाले राष्ट्रवाद। ये प्रधानमंत्री के ड्यूटी की बात किस आर्टिकल में की गई है? 78 जी 78 78 का पहला प्रावधान है कि
मंत्रिमंडल जो भी निर्णय ले जी उसके बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अवगत कराएंगे। और दूसरा, राष्ट्रपति जो आवश्यकता होंगे उस संदर्भ में मंत्रिपरिषद से जानकारी मांग सकता है और मांग सकते हैं और राष्ट्रपति यथासंभव समझे तो मंत्रिपरिषद को आवश्यक निर्देश या फिर राय भी दे सकते हैं। और विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक, 3 तरह के। 3 ही होते हैं। और संविधान संशोधन, संविधान 4 होते हैं। 4। ये इन चारों में से संयुक्त अधिवेशन किस किस मामले में बुलाया जा सकता है? संयुक्त अधिवेशन केवल साधारण विधेयक और साथ ही साथ जो वित्त विधेयक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए बुलाया जा सकता है। इसमें से कौन से विधेयक हैं जिस पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने से मना नहीं कर सकते? एक तो धन विधेयक जो कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आते हैं जी। दूसरा वित्त विधेयक श्रेणी 1 जो आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में है और जो वित्त विधेयक श्रेणी 2 है जो आर्टिकल 1172 में है उसमें राष्ट्रपति केवल संबंधित सदन को एक संदेश भेजता है कि इसको पारित करिए। तो केवल 2 के मामले में राष्ट्रपति बाधित तो नहीं है लेकिन चूंकि पूर्व सहमति है इसलिए क्या वो संविधान संशोधन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते? नहीं, 24 में संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया है कि वो संविधान संशोधन को स्वीकृति देना अनिवार्य है। बहुत अच्छा। अब आप बताएं कि मानवाधिकार, संवैधानिक अधिकार और मूल अधिकार इन तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? मानवाधिकार वे अधिकार हैं जो हमें मानव होने के नाते प्राप्त हुआ है और संवैधानिक अधिकार वे अधिकार हैं जो हमें संविधान द्वारा प्रदान किए। तीसरा मैं भूल गया। तीसरा मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकार मूल रूप से वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है और दूसरा क्लॉज वो जो किसी देश के कानून यानी कि संविधान से मूल से प्रदान किए गए हैं वे मौलिक अधिकार। अच्छा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 क्या प्रावधान करता है? राज्य की परिभाषा देता है। क्या है राज्य की परिभाषा? इसके संबंध में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 में 4 उपबंध है। पहला, केंद्र की विधायी और कार्यकारी शक्तियों को नियमित करने वाली संस्था यानी भारतीय संसद और केंद्र की कार्यपालिका, राज्य की कार्यकालीय शक्तियों और विधायी शक्तियों को लागू करने वाली संस्थाएं जैसे कि राज्य की विधानसभाएं और राज्य सरकार, तीसरा स्थानीय निकाय और चौथा वे सभी निकाय जो राज्य की जगह काम करेंगी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बात के आदेश में इसको डिफाइन किया, वे सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। साथ ही साथ जो सार्वजनिक कंपनियां हैं वो भी राज्य की परिभाषा के तहत आएंगी। 13 में क्या प्रावधान है? 13 में विधि की परिभाषा दी गई, 13(1) में विधि की परिभाषा दी गई है, साथ में 13(2) में आच्छादन का सिद्धांत है। तो ये भूत लक्ष्य क्या होता है और भविष्य लक्ष्य क्या? ऐसे कानून जो लागू होने के तिथि से पहले भी परिवर्तनीय हो, पहले के डेट में जो घटनाएं हो चुकी हैं उनका भी परिवर्तनीय हो और भविष्य लक्ष्य जो जिस दिन लागू हो रहा है उसके अगले दिन से या उसके बाद से जो भी घटनाएं उन पर लागू होता है। आधुनिक भारत का निर्माता इसको मानते हैं? इसमें कोई किसी एक व्यक्ति का नाम लेना तो मुश्किल है लेकिन गांधी जी, नेहरू जी, डॉक्टर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सभी राष्ट्र निर्माता किए जा सकते हैं। इनमें से मुख्यतः किसको माना जाता है? किसी एक का नाम लेना कठिन है सर, चूंकि राष्ट्र निर्माण का जो विचारधारा बड़ी बहुपक्षीय है, इसमें कोई एक विचार कम से कम भारत जैसे विविधतापूर्ण देश को तो राष्ट्र नहीं बनाता, इसलिए यहाँ पे बहुत से लोगों का योगदान। अच्छा, पंडित नेहरू की क्या भूमिका रही आधुनिक भारत के निर्माण में? पंडित नेहरू जी का जो आर्थिक विजन था जी, वो भारत को आर्थिक और शैक्षणिक जो विजन था उन्होंने भविष्य के भारत की आधारशिला रखी। जैसे उन्होंने बड़े उद्योग को प्राथमिकता दी, साथ ही उन्होंने IIT, IIMs की स्थापना करी जो आज जिनका हम फलित हो रहा है, साथ में उन्होंने तमाम बड़ी कंपनियों की स्थापना की जैसे वेल जैसी कंपनियां भी नेहरू जी के समय स्थापित हुई। तो नेहरू जी ने एक बेस तैयार किया जिसपे आज विकसित भारत टिका हुआ। अच्छा, यदि साधारण विधेयक मानो जैसा कभी आपने बताया कि इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो यदि संयुक्त अधिवेशन होता है तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा?
अनुच्छेद 118 के तहत लोकसभा के सभापति, उनके अनुपस्थिति में उपसभापति। वहाँ पे सभापति होते हैं कि अध्यक्ष होते हैं? समझ आता हूँ सर, अध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अच्छा, वो कौन सा अधिकारी है जो संसद की दोनों समितियों में, दोनों सदनों में भाग ले सकता है, संबोधित भी कर सकता है, उससे समितियों का सदस्य भी बन सकता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं है? अनुच्छेद 88 से महान्यायवादी। अनुच्छेद 88 से जी। अच्छा, इसी के समकक्ष राज्य में कौन सा अनुच्छेद है? राज्य में आर्टिकल याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। अच्छा, इसके समकक्ष पद का क्या नाम है? महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। राज्य। तो यही अधिकार उसको भी है जी। राज्यों में। आर्टिकल, सर मैं आर्टिकल मिस कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से 231 थोड़ा मिस कर। आर्टिकल 167। जी ठीक सर, याद। ठीक, बहुत अच्छा। बुद्धिप्रिय जी, आज का दिन क्या खास है? जी, आज गांधी जयंती है और दूसरा दशहरा है और तीसरा अशोक विजयदशमी है और चौथा आज ही के दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। तो आज 4 मौके। आपने शास्त्री जी का नाम लिखिए। समाचार शास्त्री जी का भी हमने भी क्वेश्चन पूछा था आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में, तो शास्त्री जी का कहीं जिक्र नहीं किया। शास्त्री जी का जो कार्यकाल था, एक तो बहुत छोटा रहा और दूसरा मुद्दा, जब भाषाई विवाद उस समय भारत में बहुत तेजी से फैल रहे थे और साथ ही साथ भारत श्रीलंका विवाद हुआ, तब कई समीक्षक शास्त्री जी के बहुत ज्यादा इन पर क्रियाशील ना होने के लिए थोड़ा आलोचना भी करते हैं। इसलिए पॉजिटिव चीज नहीं है। जी बिल्कुल, 1965 के उनकी निर्णायक जो भूमिका रही और साथ ही साथ नेहरू जी जैसे बड़े नेता के जाने के बाद जो रिक्त स्थान था उन्होंने बखूबी भरा और संक्रमण काल में भारत को बेहतर। और क्या क्या कार्य किए जैसे? इनके अलावा तो मुझे शास्त्री जी का चूंकि कार्यकाल बहुत छोटा रहा तो उनको बहुत ज्यादा समय मिल भी नहीं पाया राष्ट्र निर्माण के कार्य करने में। हरित क्रांति जी क्षमा चाहता हूँ, ये तो सबसे महत्वपूर्ण का। समाजवाद जी, हमारी जो संवैधानिक प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द जुड़ा हुआ, इसकी आवश्यकता क्या थी जोड़ने की? तो सामाजिक मूल्य हैं संविधान में पहले से ही निहित थे। चूंकि वो दौर ऐसा था जहां इंदिरा गांधी जी खुद को बहुत बड़ा समाजवादी नेता घोषित करना चाहती हैं और भारत में समाजवादी मूवमेंट बहुत स्ट्रांग भी था। नहीं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और भारत के नीति तत्व तो दोनों ही भारत में कमोबेश समाजवाद के लक्ष्यों के आसपास ही है। और जेबी पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय बनाम उत्तर प्रदेश सरकार की इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद पश्चिमी समाजवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद ऐसा समाजवाद है जहां पे गरीबी, अशिक्षा और अवसर की असमानता समाप्त करने की बात की जाती है। तो ये कमोबेश समाजवाद की परंपरागत प्रस्ताव परिभाषा से अलग। मध्य प्रदेश की जो राजनीति है इसका किस प्रकार देखते हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थायित्व तो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि राजनीतिक अनिश्चितता नहीं रहती। विचारधारा के तौर पे यहाँ पे राजनीति बड़ी सहिष्णु भी है, जिसमें शायद ही कोई मुद्दा मौका आया हो केवल बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय को छोड़ के, तो यहाँ पे कोई बड़ी राजनीतिक हिंसात्मक घटना भी नहीं। आपातकाल कब लगा था? सबसे आखिर में तो कब लगा था? कितनी बार लग चुका है? 3 बार। कब? सबसे पहले 1962 में। जी 62 में लगा था एमपी? जी बिल्कुल लगा। करेक्ट कर दीजिए। और दूसरा चूंकि 1965 और तीसरा 1971 दूसरा 1971 और तीसरा आंतरिक आपल के नाम पर 1976 में। करेक्ट कर दीजिए अपने। नहीं करेक्ट वाली बात नहीं है। आप इनके राष्ट्रीय इनकी बता रहे हैं और वो इनके राष्ट्रपति शासन ये शब्दों का राइट टू रिकॉल व्यवस्था एमपी में है या नहीं? मैं क्षमा चाहता हूँ, सुन नहीं पा रहा। राइट टू रिकॉल जी, पंचायतों में राइट टू रिकॉल का प्रावधान है और जो भी फिलहाल कुछ समय से विवादास्पद नहीं। तब राइट टू रिकॉल का यूज कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी नया नोटिफिकेशन आया उसमें केवल 4 साल के बाद कर सकते हैं। इससे पहले के नोटिफिकेशन में 6 महीने के बाद कर सकते थे। ऐसा कब आया था नोटिफिकेशन? अभी इसको केवल 1 महीने से कम समय हो गया है, क्योंकि ये विवादित मुद्दा था, इसलिए उन्होंने 4 साल का उपबंध कर दिया इसमें अनिवार्य तौर पर। अभी लद्दाख भी चर्चे में है, क्या उसके मुद्दे चल जाते? एक तो उन्हें स्टेटहुड का और दूसरा उन्हें 6ठी अनुसूची में
लद्दाख को शामिल कराना। और इसके अलावा रोजगार का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तो ये राष्ट्रपति के पास स्वाभाविक राष्ट्रपति के पास अधिकार है। क्राइटेरिया के बारे में पूछा था आपसे। उसमें क्राइटेरिया स्पष्ट रूप से मैंने कहा भारतीय संविधान में इस क्राइटेरिया को डिफाइन किया गया, लेकिन लोक प्रचलन में कुछ नियम जरूर स्थापित हो चुके हैं, जैसे कि वहां पे बहुत ज्यादा ट्राइबल जनसंख्या हो। कितने राज्यों में है ये कठिन सूची लागू? अभी 4 राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एमपी में लागू किया जा सकता है? राष्ट्रपति अगर चाहें तो भविष्य में कभी हो सकते हैं, अगर उस तरह की प्रदेश में मांग होती है। आदेश की एकता सिद्धांत किसने दिया था? आदेश की एकता में सब तमाम विचारक है, किसी एक विचारक का नाम लेना मुश्किल है, लेकिन वहां से विचारक जैसे एल.डी. वाइट ने आदेश की एकता की बात करी है। इसके अलावा डीमॉक ने भी आदेश की एकता की बात की है। ग्लोबल साउथ की अवधारणा क्या है? ग्लोबल साउथ के तहत वे देश जो आर्थिक और राजनीतिक तौर पर बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, जिनमें सामान्य तौर पे एशिया और अफ्रीका के देश शामिल होते हैं। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों में क्या डिफरेंस है? राजनीतिक विकास में जब किसी विकासशील देश की राज्य व्यवस्था विकसित समाज की विशेषताओं को अपना लेता है तो वो राजनीतिक विकास है। और राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीतिक विकास से उत्पन्न हुई समस्याओं का प्रतिकार है। यूएनओ के अभी हेड कौन है? यूएनओ के भी जो महासचिव है एंटोनियो गुटरेज जी। वो किस कंट्री के हैं? जी वो अर्जेंटाइन, पुर्तगाल। ठीक है। संसद के दोनों सदनों के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। अनुच्छेद 118 में। अच्छा, ठीक है। ऐसे कितने राज्य, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहाँ पे ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर है? अभी फिलहाल 10 ऐसे राज्य हैं जो 5वें अनुसूची से संबंधित राज्य हैं। मेरा क्वेश्चन दूसरा है। आर्टिकल 64 के बारे में। हाँ, ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर किस किस स्टेट में? 4 हैं, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और एक झारखंड। आप ये बताइए, राइट टू सर्विस कहाँ से लिया गया है? क्या एमपी में लागू है? ये स्वीडन का मूल तौर से स्वीडन से लिया गया विचार है, और स्कैंडिनेवियाई देशों में जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इनमें ये बहुत पहले से प्रचलित रहा है। और मध्य प्रदेश में राइट टू इसमें होता क्या है, मतलब राइट टू सर्विस में क्या? इसमें सरकार द्वारा जो दी जाने वाली सेवाएं हैं, एक निश्चित, हाँ, कुछ निश्चित सेवाएं हैं, उनका एक निश्चित समय तय होता है, वो तो इतने समय में आपको देनी होगी। क्या एमपी में लागू है? जी बिल्कुल। कब से? क्षमा चाहता हूँ, मेरा 2010 से। 2010। सेकंड स्टेट बिहार जो लागू किया है। अच्छा, धन्यवाद। बाल अधिकार संरक्षण आयोग क्या होता है और इसके अभी प्रेजेंट में जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग। चेयरपर्सन का नाम तो याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसा आयोग है जो बच्चों के अधिकारों और उनसे अधिकारों की रक्षा करता है, साथ ही साथ केंद्र सरकार को उनसे संबंधित योजना और नीतियों और नियमों के लिए सलाह भी देता है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी, दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और प्रियंक कानून जो अपने एमपी के ही हैं वो उसके अध्यक्ष हैं। आर्टिकल 75 में क्या दिया हुआ? आर्टिकल 75 में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संबंध के बारे में देखें। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो होती है उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 108 के तहत उनकी संयुक्त अधिवेशन होता है। ठीक है। हरिजन सभा की स्थापना किसने की थी? गांधी जी। ठीक है। भीमराव अंबेडकर की कोई एक बुक का नाम बता दीजिए। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। हिंद स्वराज किसकी बुक है? महात्मा गांधी। आपने बोला कि आपको लेखन कार्य अच्छा लगता है, लेखन जी। तो आप बता सकते हैं गिल्लू क्या विधा है, किसने, कौन राइटर कौन है इसके? जी क्षमा चाहता हूँ। महादेवी वर्मा इसके राइटर है, और रेखा चित्र होता है उससे। सही है। राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ बताइए, और उनको फांसी किस जेल में दी गई थी? क्षमा चाहता हूँ, जेल का नाम मुझे याद। गोरखपुर जेल में दी गई थी।
व्यक्तिगत सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं और कितने व्यक्तिगत सत्याग्रही हुए हैं? सबसे पहले तो बिनोबा भावे और दूसरी नेहरू जी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो प्रयास था वो अपने स्तर पर, चूंकि आज भारत छोड़ो आंदोलन के समय जितनी व्यापक हिंसा हो रही थी, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह में उस हिंसा को या उस अराजक स्थिति को ना बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर सत्याग्रह किया गया, जो बाद में आखिर में जाके सभी को जाके दिल्ली जा। अल्फ्रेड पार्क में कोई घटना हुई थी? जी ये इलाहाबाद और में ये है। कहाँ पे स्थित है? जी ये इलाहाबाद में, आज के प्रयागराज में मैं चाहता हूँ। और यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी ने खुद को चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ से शहीद हुए थे। ठीक है। स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं और किसने बोला था? जी ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में सिविल सेवाएं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया का। ठीक है। टूथलेस टाइगर ये किसको उपमा दी गई है? स्पष्ट तौर पे किसी एक संस्था का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कमोबेश समय समय पर इस तरह की अवधारणा देते रहते हैं। किसके लिए? मैं कह रहा हूँ एक स्पष्ट एक किसी संस्था का नाम लेना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समय समय के साथ, जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ समय पहले सीबीआई को भी टूथलेस संस्था का, इसके पहले अभी आजकल जो ट्रम्प है वो यूएन को भी इसके लिए, जो ऑथेंटिक है, जो मैंने पढ़ा था, एनएचआरसी को बोलते हैं। एचएल दत्तू जो हमारे भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उन्होंने ये बोला था। अभी मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, आरएसएस अभी काफी चर्चा में है, क्यों? उसकी स्थापना, मतलब जितना आपको पता है, हेडक्वार्टर बता सकते? आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है, आरएसएस को 100 साल हो चुके हैं और इसका जो मुख्यालय है वो नागपुर में है। ये एक मूलतः सांस्कृतिक संगठन है जो राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर रहा है और साथ ही साथ देश में सामाजिक समरसता और भारतीयता का जो विकास है उसमें आरएसएस में भूमिका निभा रहा है। मोदी जी ने अभी इसके लिए कुछ किया है क्या, मतलब आरएसएस के लिए? जी मोदी जी ने अभी शताब्दी वर्ष होने पर इनके 100 रुपए के जो सिक्के हैं वो जारी किए। ठीक है। अभी प्रेजेंट में इसके वो कौन है? श्री मोहन भागवत जी। थैंक यू। थैंक यू। सर एक बात नोटिस करना, अब तो आप देखो संपूर्ण तो कोई नहीं होता है, जी जी है ना, लेकिन ये भी संपूर्णता ही है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नहीं तो आज हर तरह से आप ठीक हैं। और दूसरा चीज ये जहाँ नोटिस करना है कि जब मैं आया था ना, इसी तरह अगर वहां पे कोई सदस्य बाद में एंट्री ले रहा है ना, तो ये नहीं कि उत्तर देना बंद करके और उसका वेलकम करें, नहीं, लेकिन ये भी नहीं है कि ना करें। मैं तो सर ये सोच रहा था कि खड़ा हो जाऊं। नहीं, खड़ा होके नहीं, आप बैठे रहिए, है ना, वहां का है अपनी सीट पर बैठ गए, आप जिनका उत्तर दे रहे थे उनका उत्तर जब कंप्लीट हो जाए और अगले सदस्य शुरू हो, उसी बीच उनका स्वागत करें। एक तो ये ध्यान रखना होता है, दूसरा ध्यान ये रखना होता है कि एक तो सभी लोग हैं तो एक साथ कर दिया, कोई महिला सदस्य है तो उसका अलग से करना, बस ये दो बातें ध्यान रखनी। बाकी ओवरऑल मेहरा जी के बोर्ड में अक्सर ही, सॉरी शर्मा जी के बोर्ड में अक्सर ही होता है कि वो बीच इंटरव्यू से चले जाते हैं और फिर लौट के आते हैं। जब वो बीच में आ रहे हैं तो क्या दोबारा उनको अभिवादन करें या नहीं, एक बार कर दिया है तो फिर ठीक है, वो बाद में कितनी बार जा रहे हैं, नहीं, एक बार शुरू में करना। कॉन्फिडेंस बढ़िया था आज, बहुत शानदार, और आज पर्सनैलिटी तो बहुत ही दमदार दिखाई दे रही है ना। आई कांटेक्ट भी ठीक था और आंसर काफी लॉजिकल थे आपके, फ्लुएंसी भी अच्छी थी। फ्लुएंसी जो थोड़ी कम रहती थी ना, आज काफी अच्छी थी। और कोशिश करें और ज्यादा अच्छी हो जाए फ्लुएंसी। आंसर लॉजिकल रहते हैं, हर बार रहते हैं, लेकिन फ्लुएंसी थोड़ी कम रहती थी, इस बार बहुत अच्छी थी। एक थोड़ा सा बाद में जो चीज मैंने नोटिस की वो हल्की सी ये है कि कुछ क्वेश्चन में आप सोचने का टाइम क्या होता है कि आंखें बंद कर लेते हैं और गर्दन भी झुका लेते हैं कुछ क्वेश्चन में, सारे में नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बकाया ओवरऑल शानदार, तो आप सबके अंदर से निकल रहा है ना, ये न केवल आपका ड्रेस आज का प्रभावशाली है, बल्कि हाँ मैंने उसमें लिख दिया है, मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो होगा उत्तर देने से पहले प्रश्नों को बहुत ठीक से सुने, जल्दबाजी में उत्तर न दें, चिंतन मनन करने के बाद।
तो शायद ये जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई, जैसे मैंने शुरू में बोला कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, तो उसको कहने का मेरा संदर्भ वही है ना। तो लेकिन वो ऐसा है जो सुधारा जा सकता है, या एक तरफ जो सर ने कब भी डेट कहा का कि हाँ 13 तारीख तक। तो और जो आप इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं और देखते हैं, एक छोटा सा सुझाव है, वैसे तो चलेगा कि इस पे एक बार पॉलिश कर लेना। हाँ वो तो सर मैं लास्ट इंटरव्यू से रखे थे तो हाँ, बढ़िया, ड्रेस बहुत शानदार है। हाँ। सूट पहनोगे इतना ही रहेगा, कोट भी पहन तो अगला इंटरव्यू कोट पहन के देना। जी ठीक है?